गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 17 जुलाई है और 17 जुलाई के द हिंदू एडिटोरियल जिसका शीर्षक है प्रेडिक्शंस पेंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ, ये मैं लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो इसको अपन करते हैं। ये शुरुआत में आपको बता दूँ, लेट मी टेल यू एट द आउटसेट दैट दिस इज़ अ पीस, दिस इज़ एन आर्टिकल विच इज़ रिटन बाई अ फिलोसोफर। मैंने उसका नाम भी दिया अकील बिगामी, है ना आपका। ये इज़ अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसॉफी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देयरफॉर हिज लैंग्वेज इज लिटिल फिलोसॉफिकल, है ना। इट मे अपीयर टू बी एब्स्ट्रूज, आपको उसका समझ ना आए, लेकिन कोशिश करना है उसको समझने की। बहुत अच्छा है, ऐसी भी रीडिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है। इसमें जितने भी शब्द हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट ऑल वर्ड्स, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वो मैंने अलग से भी किए हैं, ठीक है। तो ये बहुत मुझे मेहनत लगी इसमें, पता नहीं मैं आगे कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो इस बार तो मैंने किया है, ठीक है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। इन शब्दों को याद करना। इसमें वर्ड्स दिए हैं, मीनिंग दिए हैं, सिनोनिम जहाँ संभव है, एंटोनिम नहीं है वहाँ छोड़ दिए हैं, जहाँ है वहाँ दिया है, और एक एक सेंटेंस दिया है। प्रेडिक्शन, ये सारे वर्ड्स मैंने इसमें किए हैं। मुझे इसमें बहुत टाइम लगा, मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सुबह से लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है। अब एनीवे, तो ये आर्टिकल मेरे साथ पढ़िए, बस ये ध्यान रखना कि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है। और मैं अब कोशिश करूँगा जब भी मैं आपको ये हिंदू का वो कराऊँ आपको एडिटोरियल, तो मैं उसको एक कोट के साथ शुरू करूँ। और आज का कोट है कोट ऑफ द डे। कोटेशन आप सबको पता है कि ये थिंकर्स के, फिलोसोफर्स के, नामी ग्रामी आदमियों द्वारा कई बातें होती हैं जो बहुत गूढ़ होती हैं, एंड दीज आर पैक्ड विथ मीनिंग्स, देयर इज़ अ मैसेज, ठीक है। तो इसको भी हमको सीखना चाहिए। तो ये कोटेशन मेरे साथ पढ़िए। ये है, ये मे नहीं है, माई पेन है, सॉरी, माई पेन मे बी द रीजन फॉर समबडीज लाफ, बट माई लाफ मस्ट नेवर बी द रीजन फॉर समबडीज पेन। कितना खूबसूरत है। और पता किसने कहा है? ये चार्ली चैपलिन का है। भावार्थ क्या है इसका? मेरा दर्द किसी की हंसी का कारण हो सकता है, यानी मेरे दर्द पे, मेरे तकलीफ पे कोई हंस सकता है, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, बट माई लाफ मस्ट नेवर बी द रीजन फॉर समबडीज पेन। कि कोई तकलीफ में और उसमें मैं उस पर मैं हंसूं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इट सम्स अप, ठीक है ना, आपका द ग्रेट कमेडियन चार्ली चैपलिन। दीज आर हिज वर्ड्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो आपको मैंने कहा भी था, मैं दोबारा, मैंने बीच में पहले भी करता था इसको, बीच में बंद कर दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इनको इकट्ठा करना है। आई होप कि सबको समझ आ गया। माई पेन, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मे बी द रीजन फॉर समबडीज लाफ। मैं नीचे गिरा, मेरी पतलून फट गई, कोई हंसा, तो उसका हंसी का कारण मेरा दर्द हो सकता है, वो ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट माई लाफ, इसका मतलब हो गया कि अगर कोई दर्द में हो तो मुझे उस पर नहीं हंसना है। मेरे पे कोई हंसे, कोई बात नहीं। एक्चुअली कॉमेडी और ट्रेजेडी में इतना सा फ़र्क है। जिनको थोड़ा सा लिटरेरी नॉलेज है, जिससे पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए, तो भी पता होना चाहिए। बहुत कम फर्क होता है ट्रेजेडी और कॉमेडी में, ठीक है। एक कोई आदमी, सरदार जी गिरा साइकिल से और उनकी पगड़ी खुल गई, तो आप हंसे। आप नज़दीक जाके देखा तो उनके सर से खून बह रहा था, तो जो कॉमेडी थी वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई। अब आप हंसी भूल गए और आपने उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। तो ये चार्ली चैपलिन कोई छोटे मोटे कॉमेडियन नहीं थे, बहुत बड़े कॉमेडियन थे, है ना। चलिए अभी अब आ जाइए आपका आर्टिकल पे। इस आर्टिकल का जो हेडलाइन है, और मैंने कह दिया ये एक फिलोसोफर द्वारा लिखा गया है, इनकी भाषा को थोड़ा समझना मुश्किल होगा। प्रेडिक्शन का अर्थ होता है किसी चीज़ की फोरकास्ट, ठीक है ना, किसी चीज़ का पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। पेंडेमिक आपको पता ही है, अभी चल रहा है आपका, महामारी, एंड पब्लिक हेल्थ। आप मेरे साथ पढ़िए आपका दोज, और इसमें जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं उनको भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। Those who did not consider an anticipated pandemic as a reason to have a good public health care system were insouciant. फिर यहाँ फुल स्टॉप है।
अब देखो ये लाइन कितनी टेढ़ी है, लेकिन हमने इनको बहुत ढंग से पढ़ना है ताकि ऐसी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाए। अब मैं समझाता हूँ आपको। इसमें तो ग्रामर की बात है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया, तोजू, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में आप पढ़ते हो, ठीक है, कि हु जो इसमें आपका रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है, वो प्रोनाउन होता है जिसका संबंध अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ में होता है। तो दो जिसका एंटीसीडेंट हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का नियम है कि दे कैनॉट बी एन एंटीसीडेंट टू हु। तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी आपने दे हु का इस्तेमाल नहीं करना, दे हु नहीं कहना, दे हु गलत हो जाएगा। तो दे हु की जगह आपने क्या इस्तेमाल करना है, दोजू। ये करेक्ट हो गया, दोजू, ये इस्तेमाल करना आपने। ये भी ध्यान रखना, दे हु कभी नहीं कहना। और मैं कई बार अक्सर आपको कहता हूं कि हमको ये जबान पे डालना है, हम बोलते तो है ही नहीं, हमको बोलना चाहिए सेंटेंस से, और इनके सेंटेंस बनाने चाहिए। दोज हु आर लाफिंग एट यू आर फूल्स, ऐसे बोलना आना चाहिए आपको। दोज हु लाई गो टू हेल, जो झूठ बोलते हैं नरक जाते हैं आपका। एंड दोज हु वर्क हार्ड ऑलवेज सक्सीड। अब सेंटेंस बना के बोलेंगे नहीं, भाषा में नहीं आएगी बच्चों, तो कोई ग्रामर भी क्या करेगी। तो ये समझ आ गया नहीं आया। दे हु आपने कभी नहीं कहना, ये वर्जित है, ध्यान रखना, ठीक है आपका। यू शुड नॉट से इट, यू शुड से दोज हु, ठीक है। दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, ठीक है। तो दोज हु डिड नॉट कंसिडर एन एंटिसिपेटेड पेंडेमिक एज ए रीजन टू हैव अ गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वर इनसोशिएंट। अभी भाषा से पता लग रहा है आपको कि भाषा गुड है, ठीक है आपका। इट इज स्लाइटली एब्स्ट्यूज, ये वर्ड भी आएंगे अभी आपके। इट इज स्लाइटली रिकॉन्डाइट, इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड आपका, लेकिन इसको समझो आप। अब कई चीजें उभरेंगे आपके मन में कि एंटिसिपेटेड पेंडेमिक क्यों कह रहा होता, लेखक क्यों कह रहा है, उसके नीचे उसने कारण दिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी समझा देता हूँ। जब सार्स वगैरह आए थे बच्चों, तो उसमें साइंटिस्ट ने कहा था ये जो सार्स वायरस है, जो उसका नाम भी कोरोना था, ठीक है ना, मेरे ख्याल से V2 था, कुछ था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये एक्चुअली तभी तो सार्स की दवाएं भी थोड़ी बहुत इसमें काम आ रही हैं कि उनका जेनेटिक जो कंस्ट्रक्शन है आपका वायरस का, वो सार्स वायरस से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली वो नहीं है। नहीं तो उसी दवाई से अपना काम चल जाता। भी इतने लाखों लोग नहीं मरते, लाखों लोग मर चुके हैं इसमें, कितना खतरनाक है। तो वो ये ऑथर कह रहा है कि जब सार्स आया था ना उस समय, तो उस समय साइंटिस्ट ने चेताया था कि आप अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को ठीक कर लो, क्योंकि ये सार्स तो आपके कंट्रोल में हो गया है, लेकिन जो आपके वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना आपका, ये अपने आप को म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नया एक वायरस इसके रूप में आ सकता है। तो ये लेखक कह रहा है कि उनको अगर ये एंटिसिपेटेड पेंडेमिक, अब एंटिसिपेट क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने, क्या ऐसा पेंडेमिक आ सकता है, सार्स के बाद दूसरा भी कोई आ सकता है, साइंटिस्ट ने चेताया तो था। तो जिन लोगों ने इस पर विचार नहीं किया कि एक एंटिसिपेटेड पेंडेमिक, यानी एक ऐसा महामारी जिसको हमने एंटिसिपेट किया था, वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए रखने के लिए, बनाने के लिए उचित रीजन नहीं है। अब देखो बातें ऐसी हैं इसकी, क्योंकि ये फिलोसोफर है, तो वो लोग इंसोशिएंट हैं ना। इंसोशिएंट वो लोग होते हैं दोज हु डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आप, ठीक है, दे आर केयर फ्री, दे आर हैप्पी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, अब ये जो वर्ड का अगर आप मीनिंग देखेंगे इंसोशिएंट का डिक्शनरी के अंदर, इसका मीनिंग होता है केयर फ्री, अ पीपल हु इज, अ पर्सन हु इज हैप्पी, ठीक है ना आपका, हु हैज नो वरी। तो क्या मीनिंग हो गया, ही शुड बी वरीड फॉर ए सर्टेन रीजन, बट ही इज नॉट वरीड। तो ये मैंने आपको इसमें दिया भी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ एक लड़का जो अपने बिजनेस के प्रति इंसोशिएंट है, तो इसका मतलब अनकेयरिंग है। ही डज नॉट केयर अबाउट हिज बिजनेस, ही डज नॉट केयर अबाउट हिज फादर्स हेल्थ, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसोशिएंट। इसका मीनिंग है आपका अ पर्सन हु इज हैप्पी एंड नॉट वरीड। लेकिन ये तो ऐसे भी लोग हैं, तो ये थोड़ी कहोगे आई मीन इंसोशिएंट, नहीं। तो आपने शब्दों के अर्थ समझने हैं। यू शुड बी वरीड, ठीक है ना, यू शुड बी केयरिंग, बट यू आर नॉट, एंड देयरफॉर सच अ पर्सन हु इज सपोज्ड टू बी वरीड, एंड इफ ही इज नॉट वरीड ही विल बी कॉल्ड इंसोशिएंट। तो शब्दों के अर्थ देख के नहीं समझ में आता है,
आपने शब्दों को अच्छी तरह सीखना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ आया कि नहीं आपका? ये कैसा आदमी है? अ पर्सन who is not worried though he is supposed to be worried। जबकि ऐसा ये मानना है हमने कि उसको वरीड होना चाहिए था, लेकिन वरीड नहीं है। ठीक है, जैसे किसी के पापा अगर बहुत बीमार हैं और वो मजे मार रहा है, आपका पिक्चरें देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो आपको अच्छा थोड़ा लगेगा आपका। इसका मतलब सिचुएशन ऐसी है कि ही शुड बी वरीड बट ही इज नॉट, एंड देयरफॉर सच अ पर्सन विल बी कॉल्ड इनसोसिएंट। क्या ना, एक लड़के ने कहा कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई he is insouciant towards his father's health। ये इसका इस्तेमाल हो गया। मैं थोड़ा इसको फ़ोन को छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा अदरवाइज। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। Those who did not consider, जिन लोगों ने एंटिसिपेटेड, आप की थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जब सार्स आया था, मर्स आया था, ठीक है, तो उसमें साइंटिस्ट ने कहा था कि ऐसा पेंडेमिक आ सकता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप पेंडेमिक को आप लोगों ने एंटिसिपेट करना चाहिए था और किया भी होगा, लेकिन वो लोगों ने उचित रीजन नहीं समझा हेल्थ केयर को ठीक करने के लिए, टू हैव अ गुड हेल्थ केयर सिस्टम। तो इसलिए ऑथर कह रहा है कि ऐसे लोग जो ना आपका अनकेयरिंग थे, वो इंसोसिएंट थे, दे शुड हैव बीन वरीड, और अपने हेल्थ केयर सिस्टम को उनको ठीक करना चाहिए था क्योंकि ये तो एंटिसिपेटेड था। अब समझ आ गया। ऑर्डिनरी लोगों को ये दिक्कत लगेगी समझने में, लेकिन मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको कि जब सार्स आया था, मर्स आया था, ठीक है, तो उसमें साइंटिस्ट ने चेताया था कि ऐसा ये जो वायरस है ये अपना रूप चेंज करके दूसरे रूप में आ सकता है, एक और पेंडेमिक आ सकता है। तो उसमें हमने उसको जो एंटिसिपेट किया था पेंडेमिक को, एग्जैक्टली उसमें तो पता थोड़ी था कि ये अब कोविड-19 होगा, बात कह रहा हूँ, लेकिन ये तो आपके दिमाग में था कि एक पेंडेमिक आ सकता है। तो वो आपने अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का कारण क्यों नहीं समझा? तो जिन्होंने नहीं समझा वो लोग इनसोसिएंट है। कहने का अर्थ ये है कि जब आपने एंटिसिपेट किया था, साइंटिस्ट ने बताया था कि एक पेंडेमिक और आ सकता है, उसमें नाम तो पता नहीं था, नाम तो अभी पता लगा है, अब वो कोविड-19 है, तो हमको अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करना चाहिए था। लेकिन क्या है, हम मस्त थे, केयर फ्री, नॉट वरीड, होगा देखी जाएगा आपका। तो इसलिए हम ऑथर कह रहे हैं कि वो सारे लोग इनसोसिएंट थे। आप समझ आ गया? आई होप कि समझ आ गया आपको। इसमें समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स हैव टू रिमार्केबल ट्रेट्स। अब ये ऑथर फिलोसोफर है, ध्यान रखना, इसलिए इसकी जो राइटिंग है वो फिलोसॉफिकल है, तो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स भी करनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव टू रिमार्केबल करता था शानदार, ट्रेड्स का मतलब गुण, आदमी के दो बहुत बढ़िया गुण है, ठीक है। और ऑथर देखो कैसे बात कर रहा है, पहले की बात नहीं कर रहा, सेकंड की बात कर रहा है। ये फिलोसोफर है, फिलोसोफर ऐसी बात करते हैं, वो सीधी बात नहीं करते हैं। द सेकेंड ऑफ विच, उनमें से जो दूसरा है, ठीक है, ठीक है, कि उस पर हमको कभी शक नहीं हुआ कि हम में ये है। भाषा देखो आप, वी हैड लिटिल रीजन मीन्स नो रीजन, याद रखना आपका। लिटिल रीजन का अर्थ क्या होता है? नो रीजन। लिटिल अपने आप में नेगेटिव होता है बच्चों, ध्यान रखना आपका, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसा कोई कारण नहीं था, कोई कारण नहीं था कि हम इस पर शक करें कि हमारे पास में ये है, ये गुण है, सेकंड वाला गुण है, ठीक है। जब तक कि नई टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट वगैरह आ गए तब तक, ठीक है, कोई शक नहीं था हमें, यानी हमको पता था कि हमें ये गुण है, सेकंड गुण। अब आगे बात करेगा सेकंड गुण कौन सा वाला है, लेकिन ये आपने ग्रामर सीखने की लिटिल रीजन का होता है नो रीजन, ठीक है। लिटिल मनी मीन्स नो मनी, ध्यान रखना। लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, मनी इज नॉट काउंटेबल, ठीक है, रुपया काउंटेबल होता है, ठीक है। तो वो ऑथर कह रहा है कि सेकंड क्वालिटी के बीच के बारे में हमको बिल्कुल भी सस्पेक्ट यानी शक नहीं था कि हमारे पास में ये नहीं है, हमारे पास में है ये, ठीक है। कब तक? जब तक कि नई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आई, जैसे कि इंटरनेट। अब फर्स्ट पे आ रहा, द फर्स्ट इज द कैपेसिटी टू एंटिसिपेट इवेंट्स एंड टेंडेंसीज। पहला गुण क्या है? अब साइंटिस्ट ने बताया तो था आपको
तो साइंटिस्ट भी तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी तो इंसान है। तो उनके अंदर एक कैपेसिटी थी कि वो इवेंट्स को, घटनाओं को एंटिसिपेट कर सकते, उनका पूर्वानुमान लगा सकते थे। तो ये जो पहला गुण बता रहा है ऑथर, वो आने वाली घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना है, एंटिसिपेट करना है। एंटिसिपेट का तो होता है गैस करना, ठीक है, एंटिसिपेट का तो होता है गैस करना। तो गैस, अनुमान लगाना, तो गैस्टिमेट, ये वर्ड भी आना है सबको, आपको आना चाहिए गैस्टिमेट, ठीक है। आप इफ ऐसे आई एम एंटिसिपेटिंग, अभी आपका एग्जाम आपने दे दिया, नंबर आए नहीं है, बट आप कह रहे हो आई एम एंटिसिपेटिंग मोर देन 90% इन दिस पेपर। आप क्या अनुमान लगा रहे हो, इस पेपर में मेरे को 90% ज़्यादा आने चाहिए, ये मेरा मोटा मोटा अंदाजा है। आई होप कि आपको एंटिसिपेट बढ़ा गया। तो ऑथर कह रहा है कि जो पहली क्वालिटी वो है कि हम इवेंट्स को, टेंडेंसीज को, टेंडेंसी का तो प्रवृत्तियाँ, उनको अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म छोटे समय के लिए, बीच के समय के लिए, और लंबे समय के लिए उनके फ्यूचर को मैप कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कहा ये भाषा थोड़ी सी टेढ़ी है, तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इन घटनाओं को मैप करने का अर्थ होता है कोई भी चीज़ को आप मैप करते हो ना, आपका जैसे अपन जो है ना मैपिंग करते हैं माइंड की, जैसे आपका लोगों ने इसका जो आपका जीनोम है या जेनोमिक कंस्ट्रक्शन है वायरसेस का, उसको उन्होंने मैप किया है। तो मैप क्या होता है, मैप एक जटिल जो है आपका एक क्या करोगे, डायग्राम होगा जिसमें बड़ी जटिलताएं होती हैं, वो घूमता रहता है, रास्ता बताएगा तो घूमेगा ना ऐसे। तो मैप करने का अर्थ होता है उनका रास्ता निकालना, ये कहाँ से कहाँ गया, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, बीच में क्या रुकावटें आई, इसको मैप कहते हैं। और आदमी के अंदर एक कैपेसिटी है कि इनको ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के रूप में, ठीक है, मैप कर सके, उनको उसका रास्ता निकाल सके, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और फिर उसके अनुसार वो कार्रवाई करे। तो ये आदमी के अंदर ऑथर कह रहा है कि कैपेसिटी है, ठीक है। आप समझ आगे बात क्यों नहीं। अब उसका एक्चुअली इशारा किस और है कि जब साइंटिस्ट ने, मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ बार बार, उसका कहने का अर्थ ये है कि जब साइंटिस्ट ने एंटिसिपेट किया था कि ये जो आपका सार्स जैसा आपका जो पेंडेमिक है ये तो और भी आ सकता है, तो फिर आपने अपने सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया, ठीक है। जबकि आदमी के अंदर तो कैपेसिटी है कि वो कर सकता है आने वाली घटनाओं को, और शॉर्ट टाइम के लिए, बीच के टाइम के लिए और लंबे टाइम के लिए, ठीक है, उनको मैप भी कर सकता है कि इसका रास्ता क्या क्या हो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, और फिर उसके अनुसार कार्रवाई क्या करें, ये उसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है। अब ऑथर कह रहा है आगे, वी कैन ऑफ कोर्स मीन्स ऐसा हो सकता है, वी कैन ऑफ कोर्स गो रॉन्ग, हम गलत हो सकते हैं, एंड सो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, इससे जो भी हम करते हैं उसमें एक रिस्क का एलिमेंट है, उसमें रिस्क है। एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स रिस्क है किसमें, इन मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ एंटीसिपेटरी गिफ्ट्स दैट वी पसेस। अब वो कह रहा है हमारे पास में ये एंटीसिपेटरी गिफ्ट्स जो भगवान ने हमें दी हैं, हम चीज़ों को एंटीसिपेट कर सकते हैं, ये हमारी गिफ्ट है भगवान द्वारा दी गई। तो इसको जब एक्सरसाइज करते हैं, इसका जब प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमेशा रिस्क होता है, क्योंकि अपन गलतियां कर सकते हैं, आपके डिसीजन गलत जा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑथर कह रहा है नेवरदलेस, फिर भी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, यानी काफ़ी हद तक, सच एक्सरसाइजेज आर अ ग्रेट पोटेंशियल एसेट। ये जो एक्सरसाइजेज अपन करते हैं उनको एंटिसिपेट करके, तो ये गजब का एसेट है, उसमें पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल मतलब संभावना है, एसेट का मतलब बहुत ही कीमती चीज़ है ना। आपके गुण जो होते हैं वो आपके एसेट्स हैं, दिस मैन इज एन एसेट, है ना, आपका टू आर ऑर्गेनाइजेशन, आपका वो बहुत कीमती है। एसेट का मतलब होता है आपकी जो कीमती चीज़ें, आप जब आप बनाते हो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न, तो उसमें दोनों लगाते हैं, एसेट्स भी और लाइबिलिटीज़ भी, ठीक है। पोटेंशियल का अर्थ होता है कि जिसमें संभावना हो। ये मुश्किल है, मैंने आपको बताया पैराग्राफ बच्चों, इसमें आसान नहीं है, लेकिन अगर ढंग से पढ़ोगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ पाओगे। अब ऑथर कहता है सेकेंड इज अ ट्रेट, ठीक है ना। ऑथर कह रहा है कि जो ट्रेट मतलब गुण, जो दूसरा हमारा गुण है, जो मैंने कहा, ठीक है ना आपका, और हमें वो पता नहीं था कि ये गुण हम में है, ठीक है, आपका कुछ दशकों पहले तक पता नहीं था हमको ये गुण है।
तो ऑथर कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट द बेस्ट वर्ड फॉर इट इज। तो इसके लिए एक सुंदर शब्द क्या होगा, ऑथर का मुझे पता नहीं है, ठीक है। परहैप्स इट शुड बी कॉग्निटिव जेनरोसिटी। अब फिलोसोफर है कैसा है ना, कॉग्निटिव वर्ड सबको आना चाहिए। कॉग्निटिव का अर्थ होता है, जिसमें कहते हैं ना कि वी हैव कॉग्निटिव पावर्स, तो पावर्स टू परसीव, आंखों से, कान से टच करके देख सकते हैं अपन, इनको कॉग्निटिव पावर्स कहते हैं। कॉग्न का अर्थ होता है जानना, ठीक है। इसके बहुत सारे वर्ड से आपको दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। और ये इसी वर्ड से बना हुआ है रिकॉग्नाइज, कि आप दोबारा किसी को पहचानते हो कि आदमी कौन है, ठीक है। आप तो चीज़ों को कैसे एहसास होता है आपको, ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, अच्छी है, बुरी है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन कॉग्निटिव पावर्स, ठीक है। तो ये हमारी जानने की जो जेनरोसिटी है, उदारता है, ये शब्द उसने उसको दिया। किसको दिया? ये जो सेकंड गुण हमारा है कि हमारे के अंदर एक जेनरोसिटी का तो काफ़ी ज़्यादा हमारी कॉग्निटिव पावर है, ठीक है। ये बड़ा आने सबको आना चाहिए बच्चों। कॉग्निटिव पावर्स का अर्थ होता है बच्चों, पावर्स थ्रू विच वी परसीव थिंग्स। जिस चीज़ों को हम जानते हैं, अच्छा बुरे की पहचान करते हैं, उसको कॉग्निटिव पावर कहते हैं आप, ठीक है। और इसी वर्ड से आपका कॉग्निजेंस बना हुआ है। और इसका एक फ्रेज है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ। पता है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये मानना कि कोई चीज़ घटी है। समझ कि कोई आपका केस हुआ, कई बार हमारा कोर्ट जो है इट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ, ठीक है। या पुलिस जो है, किसने कहा ये मर्डर हुआ है, अरे पुलिस इसका मर्डर का FIR दर्ज नहीं कर रही आप, द पुलिस इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस। तो टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस का अर्थ होता है ये मानना कि ऐसी घटना हुई है। तो एक आदमी कह रहा है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई द पुलिस इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस। पुलिस के साथ मैंने अपना सिंगुलर लगाया है, क्योंकि यहाँ पर आपका पुलिस मैन से मतलब नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट से, इसलिए, ठीक है। वाई पुलिस इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस। तो ये मानना कि ये केस है, ये पुलिस क्यों नहीं कर रही है, ये मैं कह रहा हूँ, समझ में आया? और ऑथर कह रहा है आई स्ट्रेस कॉग्निटिव डेलिबरेटली। मैं जानबूझ के, डेलिबरेटली का अर्थ होता है जानबूझ के, नोविंगली, विटिंगली, है ना। मैं इस शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ ताकि ये मटेरियल के साथ में कंट्रास्ट हो सके, ताकि आप दोनों मटेरियल का और कॉग्निटिव का आप अंतर कर सकें। कंट्रास्ट मीन्स अंतर, फर्क कर सकें। दोनों में क्या फ़र्क है? कॉग्निटिव जो शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, और जो चीज़ें होती हैं वो ठोस होती हैं, वो मटेरियल है। तो वो कह रहा है जानबूझ के शब्द में जोड़ दे रहा हूँ। बातें फिलोसॉफिकल हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी हमको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। अब ऑथर इसको समझा रहा है आपको। ऑथर कह रहा है कि समवन हु हैज नेवर गिवन अ पेनी, जिसने एक टका नहीं दिया ऑक्सफैम। ऑक्सफैम एक बहुत बड़ी जो है ना आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, अपने यहाँ भी काम करती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने एक टका नहीं दिया हो ऑक्सफैम को। ऑक्सफैम होंगे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ऑक्सफैम, चैरिटेबल या चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया भर में चैरिटी का काम करती है, दान का, पुण्य का, लोगों की हेल्प करना, इसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं आप, ऑक्सफैम, ठीक है। और इंडीड इवन टू अ बेगर, जिसने न तो ऑक्सफैम को कभी एक टका दिया, न किसी भिखारी को एक पैसा दिया, ठीक है, विल पुट डाउन एवरी लिटिल थिंग ही नोज ऑन द वेब। तो वो क्या करेगा, जो भी चीज़ उसको आती होगी वो वेब पे डाल देगा। बड़ा अजीब सा है ये, आपका ध्यान रखना आपका, लेकिन बाद में पता लगेगा आपको इसका। तो वेब पे डालने का अर्थ क्या हुआ है? नेट पे डाल देना जो आपको आता है, ठीक है। पुट डाउन एवरी लिटिल थिंग ही नोज, आगे एक्सप्लेन करेगा वो, फॉर द वर्ल्ड टू रीड एंड शेयर इन द नॉलेज, ताकि लोग उसके जो वो शेयर कर रहा है उसको जाने, नॉलेज को, ठीक है। अब उदाहरण दिया उसने किसी लेडी का, उसने एक सी हैज फाउंड एन इफेक्टिव वे। इफेक्टिव वे का अर्थ होता है एक कारगर तरीका, किस चीज़ का? कपड़ों में से स्टेन्स हटाने, स्टेन्स के बाद दाग धब्बे, रिमूवल तो सबको पता है आपका, हटाना। तो उसने एक तरीका पता किया है, ढूंढा है कि कपड़ों से दाग धब्बे कैसे निकालते हैं, ठीक है। और वो इसको किसी वेबसाइट पे पोस्ट कर देगी। नहीं समझे आपको? तो ये तो कह रहा है
तो ये तो हम अंदर काबिलियत है। और एक आदमी ने ही हैज़ मेड अ डिलीशियस बिरयानी, तो उसने एक डिलीशियस बिरयानी बनाई है, इंडियन है, ध्यान रखना अपना, और काम कर रहा है, ठीक है, आपका बाहर की यूनिवर्सिटी में अमेरिकन को फिलोसफी पढ़ा रहा है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। एक आदमी ने डिलीशियस में स्वादिष्ट, डिलेक्टेबल, पैलेटेबल, ठीक है, स्क्रम्शियस, उसने बिरयानी बनाई है। वो फिर इसकी जो रेसिपी है, इसकी जो आपकी उसकी पकाने की विधि है, ठीक है, वो पोस्ट कर देगा, नेट पर डाल देगा, यूट्यूब में डाल देगा, किसी सोशल मीडिया में डाल देगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है द हम्बलेस्ट ऑफ नॉलेजेस, हालांकि नॉलेजेस काउंटेबल नहीं होता है, लेकिन ये नियम जो है फिलोसॉफर्स के लिए नहीं होते हैं। वो कह रहा है कि सबसे मतलब लो लेवल का नॉलेज, ठीक है, और इसको हम दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं। आपने बिरयानी बनाई, टेस्टी बन गई, आपने उसको सोशल मीडिया में डाल दिया, नेट पे डाल दिया उसकी पाक विधि को, हाँ, तो ये हम करते हैं ऐसे। कितना भी छोटा नॉलेज का टुकड़ा होगा तो वो हम दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं। अब ऑथर कह रहा है अगर ये वाकई हमारा गुण है, इट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, तो ये हमारे इवोल्यूशन का प्रोडक्ट होना चाहिए। हमारा कर्मिक विकास हुआ है, उसी का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि ऐसा हम करते हैं कि कोई नॉलेज आया लोगों के साथ शेयर करो, कोई नॉलेज आया लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। लेकिन बट इट टुक द टेक्नोलॉजी ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स टू ट्रिगर इट अन अस, जैसे ट्रिगर मतलब शुरुआत करना। लेकिन जब तक आप नेट नहीं था, वेब नहीं था, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी आने के बाद में ही हमारे के अंदर ये जो गुण है ये शुरू हुआ। पहले गुण होते क्या करोगे, आप किसको बताओगे, एक दो लोगों को बता दोगे। तो ये कब आपके पास पावर आई कि आपने वेब पे पोस्ट किया और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तुरंत उसको जान लेंगे। तो ये तब बाद में हुआ, कह रहा है कुछ समय के बाद में, कि जब नेट आ गया। ओके, अब वो ऑथर आगे बात कर रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। कंबाइनिंग द टू ट्रेड्स, दोनों गुणों को मिलाते हैं। नाउ इफ वी कंबाइन दीज टू ट्रेड्स, द रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एंटिसिपेटरी नॉलेज, जो आप नॉलेज का एंटिसिपेशन करते हो, ठीक है, उसके आधार पर आपकी जो कैपेसिटी है डिसीजन लेने की वो, और जो आपका एक डिस्पोजिशन है, जो डिस्पोजिशन करता है स्वभाव, टेम्परामेंट, डिपोर्टमेंट, कंपोर्टमेंट उसमें दिया भी आप, ठीक है, और जिसके कारण हमारा स्वभाव ऐसा हो गया कि हम बहुत जनरस हैं, बहुत उदार हैं और अपने नॉलेज को हर एक के साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ध्यान रखना बच्चों, एक ऑथर फिर बता रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक आपकी कैपेसिटी के एंटिसिपेटरी एक्शन लेने की, और दूसरा आपकी जनरोसिटी, आपकी उदारता कि हर नॉलेज को आप दुनिया के साथ में शेयर करना चाहते हैं। अगर ऐसा इन दोनों को जोड़ दिया जाए तब हम, ठीक है, तो ये पेंडेमिक को प्री एम्प्ट कर सकते थे। प्री एम्प्ट का अर्थ होता है, मैंने मीनिंग दे रखा है इसके बाद लास्ट में, इसलिए यहाँ पर मीनिंग मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्री एम्प्ट करने का अर्थ होता है कि कोई अगर एक्शन ले रहा है उससे पहले ही वो एक्शन आप ले लो, तो आपने उसको प्री एम्प्ट कर दिया, ठीक है। सपोज करो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे फौज में भी इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसको प्रीएम्प्टिव रेड कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव रेड। मैं आपको समझाता हूँ अभी, बहुत ऊपर चला गया। सपोज करो आपको पता लगा, आज का पता लग ही जाता है कि पाकिस्तान के जो आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के अंदर आपका बम्बार्डमेंट करने वाले हैं। तो वी कैन प्रीएम्प्ट देयर एयर स्ट्राइक, तो वी कैन प्रीएम्प्ट, अब ध्यान से सुनो बच्चे, बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है। वी कैन प्रीएम्प्ट देयर मीन्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक है उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, पता लगा आपको कि फलाने जगह से, ठीक है, आपके इस्लामाबाद से या कहीं और से, अपने फ्रंट के अंदर बॉर्डर एरिया में जहाँ उनका एयर बेस है, वहाँ से आपके कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे और फलाने जगह पे बम गिराएंगे। तो हाउ कैन वी प्रीएम्प्ट देयर स्ट्राइक, इन्फॉर्मेशन मिल गई, वहाँ नीचे तैयारी चल रही है, ठीक है, तो हमारे प्लेन उड़ेंगे और वहाँ जाके बम डाल देंगे उन जहाज़ों पे। तो क्या किया हमने, तब आप क्या कहोगे, वी हैव प्रीएम्प्टेड देयर स्ट्राइक, वी हैव प्रीएम्प्टेड। अरे समझ आया बच्चों, नहीं आया? अगर ऐसे सिचुएशन में आपने पाकिस्तानी जहाज़ों के उड़ान भरने से पहले उनको बर्बाद कर दिया तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे वी हैव प्रीएम्प्टेड।
अब ये वर्ड समझ आ गया कि नहीं आपको? वी हैव डबल ई लगाना, वी हैव प्रीएम्प्टेड देयर स्ट्राइक, देयर एयर स्ट्राइक। तो एयर स्ट्राइक का जो उनका था ना मसला, वो हमने उससे पहले हमने कर दिया, इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट। तो ऑथर कहने का अर्थ है जब आपको इस दोनों चीजें थी आपको, तो आप पेंडेमिक को प्रीएम्प्ट कर सकते थे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पेंडेमिक के आने से पहले आप पूरी तैयारी कर सकते थे। ऑथर एक्चुअली आहत है, इतने सारे लोग मर गए उससे, परवाह ही नहीं अब, और कितना खतरनाक है ये अब। और अभी बच्चे मुझे पूछते हैं, आज एक बच्चे का फोन आया कि सर क्लासें कब से शुरू हो रही है, नया है बच्चा, वो नया बच्चा। मैंने कहा भाई कौन सी दुनिया में रह रहा है यार आप, हैं? और अगर ये वैक्सीन वगैरह टाइम पे नहीं आई तो इसमें लिखा हुआ है बहुत जल्दी दुनिया की आधी जनसंख्या इससे संक्रमित हो जाएगी। पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे आप, कितने लोग मर चुके हैं, लाखों तो मर चुके हैं आप, इतने तो कभी नहीं मरे भाई। और अभी भी हम लोगों को होश नहीं है यार, समझ आए मेरे को? आपको पता नहीं कैसे होगा हमारा काम। एनीवे, अब आपको समझ आया कि नहीं? ऑथर कह रहा है कि जब दोनों हमारे पास में ट्रेट थी, दोनों क्वालिटी थी, ठीक है, एक हमारी उदारता, ठीक है, नॉलेज शेयर करने की, और दूसरा एंटीसिपेटरी एक्शन लेने की कैपेसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या? पूर्वानुमान के आधार पर कोई भी एक्शन लेने की क्षमता ये हमारी थी। तब हमने इस पेंडेमिक को कंटेन, यानी कंटेन कर होता है उसको लिमिट, कंट्रोल करने का एक्शन क्यों नहीं लिया? जो हम अभी फेस करें, विथ विच वी आर नाउ फेस्ड। अब आपको मेरे ख्याल थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये जो आपको ऐसे जटिल पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ध्यान रखना, द स्ट्राइकिंग जेनोमिक सिमिलरिटी, स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी बहुत सुंदर कोलोकेशन है। ये जेनोमिक अलग चीज को छोड़ दो भले, वो बाद में बताऊंगा आपको, पहले इसको पढ़ो आपका कि क्या होता है स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी। अगर दो चीज़ों के पास में ज़बरदस्त समानता है, ठीक है ना, तो उसको कहोगे दे हैव स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों में एक जैसी चीज़ें, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें। अब जेनोमिक क्या है? जेनोमिक कुछ नहीं है, किसी भी वायरस का कंस्ट्रक्शन है, उसकी रचना है, उसके सेल में पूरा, उसके ऐसा तो नहीं कोई बॉडी है, पूरा एक सेल ही तो है वो, लेकिन उसके अंदर आपके डीएनए आरएनए जो भी है उसकी स्टडी जो करते हैं वो उसका जेनम है, जेनोमिक सिमिलैरिटी। तो वो कह रहा है नोवल कोरोना वायरस का सार्स के साथ में जबरदस्त सिमिलैरिटी थी, और इसका ये नॉलेज आपको बहुत पहले था, जब सार्स आया था। सन मुझे ध्यान नहीं है, आपको पता हो तो आप ठीक है कमेंट सेक्शन में डाल देना, आप समझने की कोशिश करना इसको। वो ऑथर कह रहा है अब कि दोनों के जीन्स में जबरदस्त सिमिलैरिटी थी। किस किस के बीच में? जो ये नया वाला कोरोना वायरस है, नोवल का नया, और सार्स का, इज नाउ वेल नोन, और ये हमको अच्छी तरह से जानकारी है। एंड मैनी हु हैड स्टडीड सार्स, और जिन लोगों ने सार्स का अध्ययन किया उनको एंटिसिपेट किया हुआ था। दे हैड एंटिसिपेटेड, अभी नहीं किया है, ये किया हुआ था, द इनएविटेबिलिटी ऑफ मोर कंटेजियस पेंडेमिक्स। तो उन्होंने एंटिसिपेट का पूर्वानुमान लगाया था, और लगा चुके थे कि कुछ कंटेजियस पेंडेमिक्स, ठीक है, आपका जो ज्यादा कंटेजियस हो, सार्स से ज्यादा, उनका होना तो निश्चित था। इनएविटेबिलिटी का अर्थ होता है इनएस्केपेबिलिटी, कि जिसका होना निश्चित था। कोई भी चीज अगर इनएविटेबल है तो उसका वो दैट इज बाउंड टू हैपन, तो होना ही था। ये उनको नॉलेज था, उन्होंने बोला भी था आपका, ठीक है। और उन्होंने कहा था ये इन द ऑफिंग है, यानी बन रहे हैं, क्योंकि कोई नया जीन बनता है तो टाइम लगता है उसमें। अब इंसान का एवोल्यूशन तो करोड़ों वर्षों में हुआ है, तो एक सिंगल सेल का ये बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। इन द ऑफिंग का अर्थ होता है बन रहा है, इट इज द ऑफिंग। बड़ा सुंदर फ्रेज है और ये सबको आना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ अंडरवे, बन रहा है वो। इफ आई से सम चेंजेस इन द सिलेबस आर इन द ऑफिंग, क्या मतलब मीनिंग हुआ इसका? ये अपने आप में फ्रेज है बच्चों, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ये फ्रेज है, ऑफिंग अलग काम नहीं आएगा, ये पूरा फ्रेज है इन द ऑफिंग, और इसको हमेशा जैसे लिखना है, द लगाना बहुत जरूरी है। इन द ऑफिंग मीन्स ये बन रहा है, ठीक है। इफ आई से आ स्टॉर्म इज इन द ऑफिंग, आसमान की तरफ देख के, तो एक तूफान बन रहा है, आ रहा है। आ स्टॉर्म, सॉरी इज नहीं लगा मैंने, भाई बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका तो हो गया तूफान
आ रहा है, बन रहा है, अभी अब बनेगा तो आएगा। तो वो कह रहा है कि दोनों के अंदर ज़बरदस्त सिमिलैरिटी थी और उनको पता था, और उनको इसकी ये पता था कि ऐसा तो अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, ठीक है, एक साल से भी ज़्यादा कंटेजियस पैंडेमिक आने की वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। एंड हैड साउंडेड द अलार्म, और उन्होंने अलार्म भी बजा दिया था, खतरे की घंटी बजा दी थी फॉर द होल वर्ल्ड, ठीक है, ताकि उनको पता हो और इस नॉलेज के ऊपर एक्ट करें। पता नहीं अब समझ आ गया, आप नहीं आया आपका? बहुत शानदार आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है, ठीक है। फिलोसोफर होने से क्या हुआ, फिलोसोफर भाषा थोड़ी गुड होती है, लेकिन अगर ढंग से समझोगे तो एक चीज़ समझ आ जाएगी। अब आगे बढ़ो। येट नो वन डिड, लेकिन किसी ने किया नहीं। वाई? द आंसर इज ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब क्लियर। वो ऑथर ये चिढ़ रहा है अभी, इसलिए चिढ़ रहा है कि जब खबर थी तो ये खबर शेयर करनी चाहिए थी आपको। हाँ, आपने एक डिश बनाई, उसकी खबर तो शेयर कर ली, फिर ये दुनिया में आपने शेयर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने, साइंटिस्ट ने जो अपनी अनुमान लगाया था वो सारे संसार को आपने बताया? और हम लोग जिनको पता ही नहीं है ऐसा, तो हम लोग तो अचानक पकड़े गए कोरोना वायरस के चक्कर में, और पहले से तैयारी होती तो बहुत सारे लोग मरने से बच सकते थे। मास्क लगा लेते, दूसरे आपके उपाय कर लेते, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना लेते, ठीक है, और तब से अगर लगे होते, ठीक है, तो वो कह रहा ना एक क्लस्टर वैक्सीन का, मैं अभी आएगा बताऊंगा आप, तो इसका कारण बता रहे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो कह के जवाब बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इश्यूज में, ठीक ना, आपका ऐसे रोकथाम वाले हेल्थ इश्यूज में क्विक प्रॉफिट नहीं। देखो शब्दों का चुनाव देखो, प्रिवेंटिव काइंड, हाँ, ऐसे हेल्थ इशू में पैसा खूब है, जब दवाइयाँ बनेगी, लोगों को बिकेंगी, लोग पैसा कमाएंगे, लेकिन प्रिवेंटिव, उसको प्रिवेंट कर सकें, प्रिवेंट कैसे करोगे? लोगों को जागरूक करके, ठीक है, हॉस्पिटल्स बना के, तो उसमें क्विक प्रॉफिट है ही नहीं अब। तो ये ऑथर टॉन्ट मार रहा है उन देशों के लिए, उन सरकारों के लिए कि जिन्होंने पब्लिक हेल्थ इश्यूज ठीक नहीं किए इस चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि वो कह रहा है कि पब्लिक हेल्थ इश्यूज इस तरह के प्रिवेंटिव मीन्स रोकथाम वाले प्रकार के, उसमें हेल्थ इश्यूज में क्विक प्रॉफिट नहीं है, खूब पैसा नहीं है। आप समझ आ गया, आपके नहीं आया? If 1/10 of the anticipated gifts we had that seemed to be exploited for immediate private gain on the part of corporations, investment bankers were put to use in the preventive domain of public health, not only would the crisis that we have been landed in be swiftly contained, it might even have been preempted by suitable medical safeguard. बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं आपको इसको शॉर्ट में करके टुकड़ों में करके समझाता हूँ। अब वो कह रहा है कि जो एंटीसिपेटरी गिफ्ट हमारे पास में है, गिफ्ट तो हैं, तो भी तो पता लगा आपको कि सार्स के आने के बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि भैया दूसरा पेंडेमिक आ सकता है जो सार्स से भी ज़्यादा कंटेजियस होगा, सही है, आपका फैलने वाला होगा, डेंजरस होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर इस हमारी जो एंटीसिपेटरी गिफ्ट है, भगवान ने हमको एंटीसिपेट, पूर्वानुमान लगाने की जो आपकी पावर दे रखी है, उसका अगर हम 1/10 भाग भी प्रयोग कर लेते, ठीक है, ठीक है, किसका, जो कौन करता है, ऑन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है, और पुट टू यूज प्रिवेंटिव डोमेन में, पब्लिक हेल्थ के रोकथाम के क्षेत्र में, तो हम न केवल इस क्राइसिस को दैट वी हैव लैंडेड इन, जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसको हम जल्दी स्विफ्ट मीन्स तेजी से कंटेन मतलब लिमिट कर देते हैं, बल्कि हम उसको प्रीएम्प्ट भी कर सकते थे बाय सूटेबल मेडिकल सेफगार्ड्स। तो कुछ आपके मेडिकल सेफगार्ड लेके उसको प्रीएम्प्ट भी कर सकते थे। उसके कहने का मैं एक बार आपको फिर हल्का सा बताता हूँ। ऑथर कहने का मतलब ये था कि इन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को, बिजनेस हाउसेस को और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अगर इनको लगाते इस प्रिवेंटिव डोमेन ऑफ पब्लिक हेल्थ में, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कमाई होती तो एक ढंग से काम करते, मुफ्त में तो वो कोई करेगा नहीं ना, तो कोई बात नहीं, पैसे लेते ही, लेकिन उससे क्या हो जाता है, नॉट ओनली वुड द क्राइसिस, ठीक है, दैट वी हैव लैंडेड इन, तो न केवल ये क्राइसिस जो है जिनमें हम अभी फंसे हैं उनको तेज़ी से कंटेन यानी लिमिट किया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। इट माइट इवन हैव बीन प्रीएम्प्टेड बाय सूटेबल मेडिकल सेफगार्ड, बल्कि इसको सूटेबल उचित मेडिकल सेफगार्ड्स का मतलब क्या कहते हैं इसको, चिकित्सीय
सेफ गार्ड का होता है, उसको सुरक्षा से संबंधित एक्शन लेके हम इसको प्रीएम्प्टिव कर सकते थे। प्रीएम्प्ट करने, अगर आपने इसको प्रिवेंट कर देते तो फिर कोरोना वायरस का असर नहीं होता। आज जो लाखों लोग मरे हैं वो नहीं मरते, ठीक है। और तो कह रहे इट वुड बी ग्लिब। ग्लिब का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत आराम से बात करता है लेकिन उसकी बातों में सिंसियरिटी नहीं है। तो अगर वो कह रहा है कि ये अपन कंक्लूड करें, ये निष्कर्ष निकालें इन बातों से कि दो जो रिमार्केबल डिस्पोजल्स हैं वी पजेज विच आई मेंशन एट द आउटसेट मीन्स इन बिगनिंग, ठीक है, ठीक है। तो वो ह्यूमन नेचर की जो ग्रीड है उसके लिए, ठीक है ना, आपका उसकी बराबरी नहीं कर सकता ह्यूमन नेचर की। ह्यूमन नेचर में ग्रीड भी है, लालच भी है। तो कह रहा है ऐसा कहना सिंसियर नहीं होगा, सिंसियर नहीं होगा। उसके कहने का अर्थ ये है कि अगर इनको कॉरपोरेशंस को और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को ये काम देते तो छो पैसा कमाते हैं, लेकिन इसको अपन कंट्रोल भी कर सकते थे। द इवेंचुअल क्या होता था, आपका जो कुछ घटित हुआ सारे इवेंचुअल है। तो वो कह रहा है कि फाइनल, इवेंचुअल का था फाइनल, जो रेस्टिंग पॉइंट है एनालिसिस का, कि जिसके अंदर अपन अपने एनालिसिस को रेस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रख सकते हैं। कैन नॉट जस्ट बी टू रिकॉर्ड द कंटेस्ट बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग ह्यूमन डिस्पोजिशंस। वो नहीं है, उनको हमने कोई प्रतियोगिता नहीं करानी दोनों ह्यूमन डिस्पोजिशन के बीच में, ठीक है। दोनों आपके ह्यूमन के जो आपके नेचर डिस्पोजिशन करता था, नेचर, ठीक है ना, आपका वे ऑफ बिहेवियर। लेकिन बट टू एक्सप्लोर द एक्सटेंट टू विच द कन्फ्लिक्टिंग डिस्पोजिशंस कैन बी एनहांस्ड एंड अंडरमाइंड बाय इंस्टीट्यूशंस। बल्कि ये देखना है कि किस तरह से इन दोनों डिस्पोजिशन को, ठीक है, उनको या तो बढ़ाया जा सकता है या इंस्टीट्यूशन द्वारा हानि पहुंचाई जा सकती है। ध्यान रखना, ये इसका अर्थ है। अंडरमाइन कर होता है टू हार्म। मैंने इसमें वाक्य में डाला है, इफ आई से कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है, जैसे आपका राजस्थान में हो रहा है उठा पटक, इट विल अंडरमाइन, ठीक है, द पीस इन द कंट्री। तो अंडरमाइन का नुकसान पहुंचाना। 10 इस प्रकार, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, नो लेस अ साइट then how White House institutionalized our disposition to act on our anticipated knowledge of setting up an office called PREDICT, intended as an early warning system for pandemics। ठीक है, ये भी सही लंबा है, थोड़ा समझो। मैं इसके आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि व्हाइट हाउस में एक ऑफिस बना जिसका नाम था प्रिडिक्ट। इस ऑफिस का काम था कि वो कोरोना वायरस जैसी, जब ये बना उसमें कोरोना वायरस तो था नहीं ना, तो आपके पास जो नॉलेज था वो क्या था, वो था सार्स के बारे में और साइंटिस्ट की भविष्यवाणी कि एक और कोई खतरनाक वायरस आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना है, पूर्व चेतावनी का सिस्टम पेंडेमिक्स के लिए। तो ये ऑफिस बना था प्रिडिक्ट में, इसका नाम था प्रिडिक्ट, और ये व्हाइट हाउस में था, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम समझते हैं बच्चों, कि जो आपको बहुत पहले वार्निंग दे दे, आपका चेतावनी दे दे कि ऐसा होने वाला है पेंडेमिक्स के लिए, ठीक है। और इसका वो क्या था, पर्पस क्या था, विद ए व्यू टू बताना होता है। तो आप पर्पस बताते विद ए व्यू टू, पार्टली विद ए व्यू टू के बाद में वो आपकी एनजी फॉर्म आती है, ध्यान रखना आपको। विद ए व्यू टू डूइंग समथिंग, ये फ्रेज बनता है, इसका फ्रेज बनता है विद ए व्यू टू डूइंग समथिंग, है ना। विद अ व्यू टू, डू नहीं होता कभी, ध्यान रखना बच्चों, डू गलत हो जाएगा, हाँ, डूइंग समथिंग होता है। इसका अर्थ होता है, जो सही है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, फ्रेज है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है विद एन एम ऑफ डूइंग समथिंग, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इफ आई से इज डूइंग दिस, सुना, विद ए व्यू टू इम्प्रेस नहीं करना, गलत हो जाएगा, इम्प्रेसिंग बोलना पड़ेगा, इम्प्रेसिंग इज गर्लफ्रेंड। तो ऐसा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के उद्देश्य से कर रहा है, एम का उद्देश्य हो गया। तो एनीवे, इसमें फंस जाते हैं, पीछे वाला छूट जाता है, तो वापस आइए। तो प्रिडिक्ट नाम का उन्होंने एक ऑफिस खोला था। ये इसका क्या काम था, इसका काम था कि ऐसा एक सिस्टम डेवलप करना कि जब भी कोई पेंडेमिक्स आए ना आने की संभावना हो, ठीक है, तो वो उसकी पूर्व चेतावनी सबको दे दे, ठीक है। और किसको, खास करके फॉरेन कंट्रीज को, दैट आर प्री कंडीशन टू बी मोस्ट वल्नरेबल, जो पहले से ही बहुत वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का तो होता है वीक, ये कल परसों भी आया था, ये वीक,
ओपन टू अटैक, ओपन टू अटैक का जिसके ऊपर ये अटैक हो सकता है किसी भी चीज़ का, जैसे पेंडेमिक ही, तो उनको ये अर्ली वार्निंग देने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी निंदा कर रहा है। ऑथर कह रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शट इट डाउन। कब बंद किया उसने? कोविड की खबर आई ना, उसके कुछ महीने पहले उसने बंद कर दिया। कितना खराब, उसके कहने अर्थ है कितना खराब किया। अब वो कह रहा है येट अनदर सिम्टम, ये एक और संकेत है, ऑफ हाउ मच वी हैव अलाउड आवर पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ सम 4 decades, ठीक है, टू इंस्टीट्यूशनलाइज करता है उसका एक इंस्टीट्यूशन बनाना, एक संस्थानीकरण करना उसका, एंड चैनल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर डिस्पोजिशन इंक्लूडिंग द कैपेसिटी टू एक्ट इंटेलिजेंटली ऑन एंटिसिपेटेड नॉलेज फॉर प्राइवेट रादर देन पब्लिक गेन। अब इसके शॉर्ट ही है बच्चों कि चूंकि ये प्राइवेट गेन था, इसमें तो कोई फ़ायदा था नहीं अमेरिका का, तो उसने ट्रंप ने इसको बंद करा दिया। अगर उसमें अमेरिका का फ़ायदा होता तो इसको बंद नहीं करता। तो एक तरह से निंदा कर रहा है कि देखो आपका हमने ये क्या किया। सो ह्यूमन डिस्पोजिशंस कैन बी डायरेक्टेड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज। इसलिए जो मानव का स्वभाव है उसको हर तरीके से आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, उसको निर्देशित कर सकते हो, ठीक है। बाय द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वी कंस्ट्रक्ट एंड इंट्रेंच। जिन इंस्टीट्यूशन को, संस्थानों को बनाते हैं और मजबूत करते हैं, उससे इनके डिस्पोजिशन को कंट्रोल किया जा सकता है, अच्छा और बुरा दोनों रूप में। बट इक्वली वो कह रहे हैं इसके बराबर ये भी है, इफ इट इज़ बी, अब ध्यान रखना ये ग्रामर का हिस्सा है। इट इज़ के बाद में इज़ आपके बी फॉर्म के बॉब है ना, तो हमेशा सब्जेक्टिव प्रनाउन आता है उसमें। इट इज़ वी, इट इज़ अस ने, इट इज़ मी ने, इट इज़ आई, इट इज़ वी हु कंस्ट्रक्ट एंड इंट्रेंच इस इंस्टीट्यूशंस को, इन संस्थानों को हम ही बनाते हैं और उनको मजबूती से स्थापित कर, इंट्रेंच मतलब मजबूती स्थापित करना, हाँ ना। इट इज़ वी, फिर आप कह रहे हैं इट इज़ वी हु कैन डिसमेंटल, और ये हम ही हैं जो इनको तोड़ भी सकते हैं। तो किसी लोगों ने आपका वो प्रोडिक्ट बनाया होगा, ट्रम्प साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। वो कह रहा है, कहने का अर्थ उसका ये है कि ख़त्म नहीं करते तो अर्ली वार्निंग मिलती, लोग उसमें काम करते। फिर उसने सोचा, तो कहा पॉलिटिकल इकोनॉमी, अरे इकोनॉमी देखो यार क्या करना है, ये किसके लिए, भले बंद करो इसको, दुनिया भर खर्चा हो रहा है। लो, perhaps the one clear lesson of the current pandemic and our utter means पूरी की पूरी असफलता to act on the anticipated knowledges तो जो थे हमारे पास में, ठीक है, उसमें हमने काम नहीं कर पाए, वो हमारा अटर फेल्योर था, यानी कंप्लीट असफलता थी, ठीक है। दैट इज नो रीमेंटलिंग, रीमेंटल कोई वर्ड नहीं वैसे, इसे ऑथर ने बना दिया है, रीमेंटल को दोबारा बनाना, शॉर्ट ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल विल सफाइस, ठीक है। तो उसने कहा ये सब कह रहा है वो कि इसकी पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी उसमें आनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। समवन मे अग्री विद दिस लास्ट रिमार्क, कुछ लोग इस लास्ट रिमार्क से सहमत हो सकते हैं, बट डिनाई द स्ट्रॉन्गर थिंग आई एम क्लेमिंग, लेकिन जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, जिसका मैं दावा कर रहा हूँ, वो उसको डिनाई कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। साइंटिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल डिड नॉट रियली प्रिडिक्ट पेंडेमिक। वो कह रहा है साइंटिस्ट ने और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स ने पेंडेमिक का पूर्व घोषणा नहीं की, उसकी उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की, ऐसा कहा जा सकता है। इट वॉज मोर लाइक सेइंग दैट देयर इज बाउंड टू बी एन अर्थक्वेक इन ए सर्टेन रीजन इन द कमिंग ईयर्स। तो वो कह रहा है कि लोग तो ये सोच रहे थे, ये तो ऐसा कहना हो गया कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है फलाने रीजन में। कहने मतलब ये है कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे अर्थक्वेक की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी, इसकी भी नहीं की जा सकती थी, ठीक ना आपका। दैट इज नॉट अ प्रिडिक्शन। अ प्रिडिक्शन श्योरली मस्ट आइडेंटिफाई आर मोर स्पेसिफिक टाइम एज से ऑफ ए सोलर इक्लिप्स, ऐसा होना चाहिए। सोलर इक्लिप्स का तो आप पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हो कि इतने साल के बाद में, इतने महीने के बाद में आपका सोलर इक्लिप्स होगा। सोलर इक्लिप्स मीन्स आपका सूर्य ग्रहण होगा। एंड सो इवन दो देर आर वेरी गुड रीजन फॉर हैविंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, हालांकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए अच्छे रीजन्स हैं, ठीक है। द फैक्ट दैट इट विल हेल्प टू कंट्रोल द स्प्रेड अ पेंडेमिक वुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड टू बी वन ऑफ द रीजन्स कंसिडर्ड फॉर प्रपोजिंग अ गुड हेल्थ। लेकिन गुड है पब्लिक हेल्थ सिस्टम बनाने के लिए ये रीजन नहीं था कि हम कोई आपका वो आएगा फिर उसको रोक पाएंगे, ठीक है। वेर इट इज़ मिसिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया से कहो तो, मतलब मानो तो, यानी इनकी बात करें तो कहने उसका अर्थ ये है
थोड़ा फिलोसॉफिकल है, मैंने आपको पहले भी कहा था। उसका कहने का अर्थ ये है कि भाई पब्लिक हेल्थ सिस्टम तो बनाना ही चाहिए था। अच्छा, हेल्थ केयर सिस्टम पे लोग पैसा खर्च करते ही नहीं आप, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम पे पैसा इसलिए खर्च नहीं करते हैं कि वो सोचते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा, स्टेट का क्या फ़ायदा, यानी आपका कंट्री का क्या फ़ायदा है। एनीवे, एन आर्केन डिस्ट्रिक्ट, आर्केन का मैंने मीनिंग आपको समझा रखा। आर्यन का अर्थ होता है एब्स्ट्यूज, रिकॉन्डाइट, ठीक है ना, आपका जो आपको आराम से समझ में ना आए। द फैक्ट सिंपली बिलाई, बिलाई का अर्थ झुटलाना। दिस, ठीक है ना, आपका स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म का अर्थ होता है नेगेटिविटी, ठीक है आपका, जिसको अपन कहेंगे पेसिमिज्म भी, कि कई फैक्ट हैं वो इस बात को, इस गफलत को, ठीक है ना आपका, इस पेसिमिज्म को, पेसिमिज्म का अर्थ होता है, एक होता है ऑप्टिमिज्म जिसमें आशावाद, ये निराशावादी है, इस निराशावाद को झुटलाता है। कुछ फैक्ट ऐसे हैं, तो ऑथर भी फैक्ट गिना रहे हैं कि कौन कौन से बिलाई का झुटलाना, इसको हिंदी में लिखना आपका, कि जैसे मैं आपको हिज लुक्स बिलाई हिज एज, तो उसकी जो लुक्स हैं वो उसकी एज को झुटलाती हैं। बिलाई का तो होता है झुटलाना, यानी उसको झूठा साबित करना। बहुत अच्छा वर्ड है ये, आप सबको आना चाहिए। अगर मैं आपको कहूँ हिज लुक्स बिलाई हिज एज, इसे आपको समझ आना चाहिए, यानी उसकी लुक्स ऐसी हैं, पता लग रहा है इसकी उम्र इतनी है, इसका मतलब लुक्स यंग है और आदमी की उम्र जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब वो बता रहे हैं क्या क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले सबसे पहले कि हमको भी डू यूज़ द वर्ड प्रिडिक्ट इन फार मोर इन्फॉर्मल वे दैन इट इज़ बीइंग सजेस्टेड हियर। प्रिडिक्ट का इस्तेमाल हम बहुत ही एक अनौपचारिक तरीके से करते हैं, ठीक है। आई मे फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए मैं ऐसा बिल्कुल ठीक कह सकता हूँ विदाउट डूइंग एनी वायलेंस टू द लिंग्विस्टिक नॉर्म्स। लिंग्विस्टिक नॉर्म का मतलब प्रिडिक्ट शब्द के साथ में क्या आपका अर्थ जुड़ा हुआ है, उसको मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आई प्रिडिक्ट दैट आई विल रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू द जॉब वी हैव केप्ट ओपन फॉर हिम। फिलोसॉफिकल बात है इन आर डिपार्टमेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो कह रहा है कि हम किसी के लिए कह सकते हैं भी आपके लिए, आप ऑक्सफोर्ड से आओगे तो हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आपके लिए जॉब तैयार रखेंगे, विदाउट गिविंग एनी प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हेन ही विल रिटर्न, बिना ये बताए कि वो कब आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि लेट आएगा तो कहेंगे पहले था, आप तो लेट आए हो, तो जल्दी आ गए तो कहीं भी थोड़ी देर में आना चाहिए था, हमने तो उसको 4-5 साल के बाद को सोचा हुआ है। एंड सेकेंड, दूसरी बात ये है, आई डोंट डिनाई दैट देर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दो चीज़ों के बीच में। पहला, इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक, ये पहली बात ये है कि उसको बहुत ही जो ना आपका पेंडेमिक को कंट्रोल करने का इफेक्टिव तरीका, प्रभावकारी तरीका, ठीक है। और ये एक कोई ना कोई ये उनमें एक रीजन होना चाहिए था जो हमको पब्लिक हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने में काम में लेना चाहिए था, एक ये। और दूसरा, वर देयर, अभी देखो आपका ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, इफ देयर वर, इफ नहीं लगाया तो वर को आपने पहले लगा दिया। वर देयर अ गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अगर हेल्थ केयर सिस्टम बेटर होता तो इट वुड इफेक्टिवली कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ ए पेंडेमिक, तो ये पेंडेमिक के स्प्रेड को, ठीक है ना, आपका रोक पाता, कंट्रोल कर पाता। यू कैन बिलीव इन टू, आप दूसरे पे बिलीव कर सकते हो विदाउट बिलीविंग इन वन, एक पे बिलीव ना करो आप, ठीक है, दो पे बिलीव कर सकते हो। बट गिवन द हाईली डिटेल्ड वार्निंग्स दैट वर गिवन बाय साइंटिस्ट आफ्टर सार्स ऑफ इट्स एंटिसिपेटेड ऑफशूट का होता है जो कोई चीज़ जिसमें से निकलती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि कोविड-19 इज एन ऑफशूट ऑफ सार्स, तो सार्स का इससे ही निकला हुआ है, दैट वुड बी बोथ हाईली कंटेजियस एंड लीथल। तो साइंटिस्ट ने कहा था जो भी निकलेगा, अभी तो कब निकलेगा पता नहीं था ना, ये तभी तो कह रहा है डेट तो कोई दे नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ही लीथल का मतलब खतरनाक, डेंजरस, लीथल का तो होता है डेंजरस, ठीक है, आप फैटल। तो वो कह रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक होगा और बहुत ज़बरदस्त फैलने वाला होगा, ये साइंटिस्ट ने कहा था पहले। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं, खतरनाक और फैलने वाला, दैट वाज नॉट, ये स्टैंडर्डली कोई वर्ड नहीं होता है लेकिन उन्होंने अपने बना दिया। ये जो है वो कह रहा है ये इन्फ्लुएंजा के लिए सही नहीं है, इन्फ्लुएंजा ऐसे नहीं होते हैं, होता नहीं चाहिए अपने फ्लू हो जाता है, फ्लू तो क्या है 3-4 दिन में चला जाता है। एंड अदर वायरसेस ऑफ द लास्ट मैनी ईयर्स के वायरस के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा था कि ये जो सार्स का जो ऑफशूट है, ये सार्स से निकला हुआ जो दूसरा वायरस है,
ये कंटीजियस भी होगा और खतरनाक भी होगा, ठीक है। एंड द अर्जेंट नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, इसलिए आवश्यक था कि हम इसके लिए तुरंत तैयारी करते हैं। अगेन विथ हाईली डिटेल्ड सजेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर वैक्सीन्स। नाउ क्लस्टर वैक्सीन से कभी उन्होंने आपका एक हिंट दिया था साइंटिस्ट ने कि क्लस्टर वैक्सीन्स को बनाना शुरू करो। क्लस्टर का अर्थ होता है ग्रुप भाई, अगर क्योंकि आपको पता तो है नहीं कौन सा होगा ये, उसका जेनोमिक कंस्ट्रक्शन आपने देखा नहीं, लेकिन क्लस्टर बना लो, ये काम नहीं आया तो ये आ जाएगा, ये नहीं आया तो वही तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमने और बनाया नहीं। जो ऑलरेडी बनाए हुए थे, रेमडेसिविर है ना आपका, मलेरिया के लिए हमने वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाया, ठीक है, एक फ्लेविफोर क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक वो बनाया, ये अलग मर्स के लिए था, वो कोई किसी के लिए था। तो साइंटिस्ट ने कहा तो था कि क्लस्टर वैक्सीन बनाओ, संसार ने ध्यान दिया नहीं। वैक्सीन बनाओ, उनका प्रोडक्शन करो, निर्माण करो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट जैसे क्योंकि वहाँ भी जरूरत पड़ी थी इसकी सार्स के दौरान, रेस्पिरेटर्स, अब लोग मर रहे हैं क्योंकि रेस्पिरेटर्स नहीं है। एक्सेसरीज सच एज मास्क नहीं है, आपके पास पीपी किट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 1 और 2 में अंतर करना प्योर एकेडमिक है, मतलब आपने पढ़ाई करवाने तब करो, और ये आर्केन भी है। आर्केन मीन्स विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये मैंने उसमें मीनिंग दे रखा है, ठीक है। अब ऑथर कह रहा है कि दोज हु डिड नॉट कंसीडर द नीड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ एन एंटिसिपेटेड पैंडेमिक एज वन अमंग द अदर गुड रीजंस टू हैव, ये सेम चीज़ उसने कही है कि वो लोग दोज हु, फिर आ गया दोज हु, जो उन्होंने एंटिसिपेटेड, जो आपने जिसका पूर्वानुमान लगाया था पैंडेमिक का, उसके फैलाव को कंट्रोल करने के या नहीं सोचा, ठीक है, और ये नहीं सोचा कि उसके लिए हमारे पास में एक गुड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ ये नहीं है तो वो इंसोसिएंट थे। उनसे आप सब सुना क्या इंसोसिएंट का अर्थ क्या होता है, कि जो चिंतित होने चाहिए थे लेकिन उनको कोई चिंता नहीं थी। अब समझ आया आपके नहीं आया? तो ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा, ठीक है। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने कुछ में डिफ़िकल्ट वर्ड डाले हैं आपको, तो मैं इसको खोल के रखता हूँ, आप इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो के बाद में आपको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सबके इनके वर्ड के मीनिंग दे रखे हैं, इनको आप अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। मैंने साथ में सेंटेंस भी दिए हैं। प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोफेसी, भविष्यवाणी। इसके सुनने ऑगरी, फोरकास्ट, कैश, इसके कोई एंटोनिम नहीं होते। यूजेज इज प्रेडिक्शन ऑलवेज कम ट्रू, उसकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। इंसोसिएंट का तो केयर फ्री, नॉट वरीड, लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको, अब कोई अगर आदमी वरीड नहीं है तो उसको नहीं कहना इज इंसोसिएंट, नो। इसमें नॉट वरीड का अर्थ है कि उसको वरीड होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इसलिए ऐसे आदमी को इंसोसिएंट कहना चाहिए, कि जो आदमी सिचुएशन के हिसाब से वरीड होना चाहिए था लेकिन वरीड नहीं है। इसके सुनाम से इंडिफरेंट, एपेथेटिक, कैलस और इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव का अर्थ होता है कि जिसके ऊपर किसी दूसरों का, उसकी संवेदनशीलता खत्म हो गई, कोई जिए मरे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हो जाता है इसका केयरिंग, वरीड, ड्यूटीफुल, सेंसिटिव। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, सेंटेंस दिया मैंने, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इज सो इंसोसिएंट टुवर्ड्स हिज वाइफ्स हेल्थ, ठीक है, लापरवाह क्यों और वाइफ की हेल्थ के प्रति। ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, सिनोनिम से इसके क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, फीचर। हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी आर द ट्रेट्स, ये 2 गुण हैं दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जो उसने अपने पापा से इनहेरिट किए हैं, वसीयत में या उसको मिले हैं। एसेट का मतलब गुड पॉइंट, कोई भी आपका गुड पॉइंट है, इसका सिनोनिम होता है एडवांटेज, बेनिफिट। वर्च्यू मीन्स सद्गुण, फोर्टे आपकी पावर, यूजफुल और वैल्यूबल क्वालिटी। उल्टा हो जाता है इसका लाइबिलिटी और बैड पॉइंट। ही विल बी एन एसेट टू आवर टीम इफ़ ही ज्वाइंस अस, अगर हमको ज्वाइन करेगा तो हमारे लिए, मेरे ख्याल से आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है, उसको रोक लेना और इसके वो शॉट ले लेना, ठीक है। ये मैंने आपको सारे इसके जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स सब दे दिए हैं। दोबारा करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, ठीक है। आर्केन 3 चैप्टर आ गया था। आर्केन का तो मिस्टीरियस एंड नॉन ओनली टू अ फ्यू। आर्केन का ऐसी कोई चीज़ जो मिस्टीरियस हो, रेशमई और कुछ ही लोगों को पता हो। सुनोने बड़े शानदार है एग्जाम के लिहाज से, रिकॉन्डाइट, एसोटेरिक, डेल्फिक, एब्स्ट्रूज, रिसर्चे, ऑब्सक्योर। उल्टा हो जाता है इसका, एसोटेरिक का उल्टा हो जाता है एक्सोटेरिक, जो ओपन हो, खुला हो, नोन टू ऑल, ट्रांसपेरेंट हो। लिटिल इज नोन अबाउट द आर्केन कल्चर ऑफ सम अफ्रीकन कंट्रीज। तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं, उनके जो आपका संस्कृति है वो बहुत ही आर्केन है, बहुत पुरानी है, मिस्ट्री, रहस्यमयी है, ठीक है। तो ये सब थे बच्चों, मैंने थोड़ा सा मुश्किल सा ले लिया था,
आइंदा थोड़ा छोटा भी लूँगा और थोड़ा ऐसा लेंगे जिसमें आपने सब सीखें, थोड़ा ग्रामर सीखें। बहुत ही फिलोसॉफिकल था, मुझे पता नहीं था कि इतना फिलोसॉफिकल है। ठीक है, तो एनीवे जो भी फ़ायदा हुआ हो आपको थोड़ा बहुत, उसको उठाओ। ठीक है, तो चलो, इसको आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि उनके पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहें जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द